बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक है द वर्ल्ड इन 1914। क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर वन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उससे पहले जितना भी ये वर्ल्ड वॉर वन से पहले 1914 में जो सिनेरियो था उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट किस पोजीशन पर थी। ये तमाम सिनेरियो डिस्कस करने के बाद फिर हम उन काजेस पर पहुंचेंगे जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर वन है स्टार्ट हुई और वो कौन कौन से कैटलिस्टिक इवेंट थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुई है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इन 1914। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूरोपियन पावर सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अफेक्टेड द वर्ल्ड वर मेड इन यूरोप कैपिटल्स विद जर्मनी बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली। इसमें यह कहा जाता है कि उस वक्त जो यूरोप में जितने भी डिसीशंस होते थे, जितने भी एग्रीमेंट्स होते थे, ट्रीटीज़ होते थे, वो तमाम यूरोप के जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होते थे, जो कि मिलिट्री और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स होते थे, उनके कैपिटल्स में किए जाते थे। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जितने भी यूरोप में पावरफुल स्टेट्स हुआ करती थी वही अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है ट्रीटीज़ करती थी, एग्रीमेंट्स करती थी और बाकी स्टेट्स के ऊपर डोमिनेंसी क्रिएट करते थे। और उनमें से एक जर्मनी भी था, क्योंकि जर्मनी उस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। उसके बाद आ जाते हैं जर्मनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ इन 1914। Germany had surpassed Britain in producing pig iron and steel, making it a leading industrial power, although it still lagged behind in coal production। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जर्मनी है वो जो ब्रिटेन है उससे काफ़ी आगे जा रहा था आयरन में और स्टील में। मतलब कि पिग आयरन वो आयरन होता है जिसको आप काफ़ी प्रोसेस से गुजारते हैं और इससे डिफरेंट टाइप के स्टील्स बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जर्मनी से पिग आयरन और स्टील जो है वो बन रहे थे, जिसकी वजह से जो जर्मनी है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग हो रहा था। लेकिन अगर दूसरी तरफ कोल को देखा जाए तो स्टिल जो जर्मनी था वो ब्रिटेन से पीछे था कोल की प्रोडक्शन में ब्रिटेन उस वक्त 1914 में भी सबसे आगे था। लेकिन स्टील की बात की जाए, आयरन की बात की जाए तो ये जर्मनी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी इंडस्ट्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। अब अगर बात की जाए अदर यूरोपियन नेशंस, जर्मनी भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ब्रिटेन भी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ यूरोप में कुछ और कंट्रीज़ भी थी जो कि इंडस्ट्रियल काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। और वो कंट्रीज़ उस वक्त फ्रांस थी, बेल्जियम था, इटली था और ऑस्ट्रिया हंगेरी अम्पायर था। मतलब कि उस वक्त ऑस्ट्रिया या हंगरी की अलग अलग स्टेट्स नहीं थी, एक बड़ी सी एम्पायर थी जिसको ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर कहते हैं। और इसके अलावा जर्मनी जो था, ये तमाम जो थी काफ़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रही थी ये स्टेट्स यूरोप में उस वक्त 1914 के सिनेरियो में। अब आ जाते हैं रशियाज रैपिड ग्रोथ इन 1914 के। 1914 में रशिया किन हालात में था, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा था, लेकिन उसकी इस तरह से आहिस्ता ग्रोथ थी कि वो जर्मनी और ब्रिटेन को कम्पीट नहीं कर सकती थी कुछ वजूहात की वजह से। वो वजूहात ये थे कि जो रशिया की जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी एग्रीकल्चर पर, मतलब कि एग्रीकल्चरल कंट्री थी। इसके अलावा जो गवर्नमेंटल सिस्टम था वहाँ पर इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं बनाए गए थे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो जितने भी स्टफ़ वगैरह बनाती थी वो सही प्रॉपर तरीके से बाकी नेबरिंग स्टेट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से जो रशिया था वो काफ़ी ग्रेजुअली जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा था, ना कि क्विकली जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन कर रहे थे। तो 1914 में जो यूएसए है उसका भी राइज हुआ। यूएसए का इसीलिए राइज हुआ 1914 में क्योंकि यूएसए काफ़ी ज़्यादा जो कोल है वो प्रोड्यूस कर रहा था, पिग आयरन प्रोड्यूस कर रहा था और स्टील्स को प्रोड्यूस कर रहा था। और इन तमाम चीज़ों की प्रोड्यूस करने की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी आगे जा रही थी, काफ़ी जो रैपिड ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज़ की हो रही थी। और इसी तरह 1914 में यूएस ने इस तरह से कामयाबी हासिल की, इस तरह से वो अरूज पर आया, इंडस्ट्रियल पावर बनकर आया कि उसने जर्मनी और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो 1914 में जो है यूएसए का राइज हुआ। अब आ जाते हैं जापान मॉडर्नाइजेशन। इसी जापान की मॉडर्नाइजेशन भी 1914 में हुई है। जापान had also modernized quickly and emerged as a significant power, especially after defeating Russia in Russo-Japanese War of 1904-05। मतलब कि जिस तरह ये जापान ने रशिया को डिफीट किया, शिकस्त दी,
तब से जो जापान है वो मॉडर्नाइज होने लग गया और जापान जो है वो अरूज पर जाने लगा, मतलब कि एक डेवलप कंट्री बनने लगा। और जापान ने मॉडर्नाइजेशन इस तरह से की कि एक मेजी रिस्टोरेशन पॉलिसी उन्होंने बताई, जिसमें ये कहा गया था कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो जापान था उसने काफ़ी कंट्रीज़ के लिए जो ट्रेड था वो ओपन किया, मतलब कि ट्रेड भी करता था बाकी कंट्रीज़ के साथ। इससे पहले जो जापान की पॉलिसीज़ थी काफ़ी कंजर्वेटिव्स थी और इस तरह जो जापान है वो 1914 में मॉडर्नाइजेशन की तरफ गया और डेवलप स्टेट ग्रेजुअली बनने की कोशिश कर रहा था। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने से पहले जो है तमाम सिनेरियो बताया है 1914 का, उन तमाम डेवलप कंट्रीज़ का जिनका मेन रोल था वर्ल्ड वॉर 1 में, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी जिनका काफ़ी मेन रोल था। इसके अलावा अगर आपने तमाम वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 को समझना है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम जो वीडियोज़ हैं वो पार्ट्स में अपलोड की गई हैं। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।